सो 1000 वीडियोस की सीरीज में आज है हमारा 330 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव कुमार, स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हम इन दिनों बात कर रहे हैं नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आखिर किस तरह से सॉल्व करते हैं, और सबसे मेन जो उसमें होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करना, उसको भी हम किस तरह से सॉल्व करते हैं उसकी बात करते हैं। पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं नॉन होमोजीनियस सीरीज का, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वहां पर इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा रखा है, जो कि इस टाइम पे आपको टैग में दिख रहा होगा, जहां पर हमने 123 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है इस सीरीज का, वो हमने डिस्कस किया था d6y/dx⁻6 माइनस में y इज इक्वल्स टू 0, जो कि यहाँ पे हमारे पास में क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट ये जो हमारा है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे भी जस्ट एक नंबर ऊपर एडवांस लेवल का। ओके, तो मेरा आप लोगों से सजेशन रहेगा कि इस क्वेश्चन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग पहले इस क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाइए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। सो देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास में आज वाला जो क्वेश्चन है वो है d6y/dx⁻6 प्लस में y, यहाँ पे माइनस था, आज हम बात कर रहे हैं प्लस में y जब होगा तब किस तरह से सॉल्व होगा, ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो। ओके, सो ये इक्वेट हो रखा है sin 3x/2 एंड sin x/2 के। अब यहाँ पे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको हम दो पार्ट्स में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन है उसको सॉल्व करने का लेकर, एंड सेकंड पार्ट जो कि हमारे पास जिसके कारण नॉन होमोजीनियस फंक्शन है, यानी कि Rx, जो कि भले ही आपको अभी के लिए नहीं समझ में आ रहा हो, बट Rx क्या है, उससे पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू किस तरह से सॉल्व करते हैं वो हम इसके सेकंड पार्ट में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास में जो है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की जो सॉल्यूशन है वो डिटरमाइन कर पाएंगे। ओके, सो फॉर सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन we have to convert this equation in auxiliary equation by substituting y is equals to e to the power mx। अब देखिए यहाँ पे d6y/dx⁻6 प्लस में y है। ओके, ये हमारा जो LHS वाला पार्ट है इसको हम इक्वेट करेंगे जीरो के। कहने का मतलब है कि हम इस इक्वेशन को अज्यूम करेंगे एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के तौर पर, जहां पे हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन, कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन है उसको वैल्यू को निकालेंगे। ओके, और वो निकालने के लिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे y इज इक्वल्स टू e टू द पावर mx को, जहां पे अगर आप y इज इक्वल टू e टू द पावर mx सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे y का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन भी है। ओके, सो डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे जब y का वन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, e टू द पावर mx का तो e टू द पावर mx, एंड देन जब हम पावर की बात करेंगे तो हमारे पास में mx का विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, क्योंकि x का तो x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो मेरे पास में y का विद रिस्पेक्ट टू x वन टाइम डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, m e टू द पावर mx। अब इसी तरह से जब हम इसका d2y/dx² यानी कि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा m² e टू द पावर mx। इसी तरह से जब थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका तो मेरे पास में आ जाएगा m³ e टू द पावर mx। बट हमें कौन सा चाहिए, हमें इसका सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, यानी कि इसका 6 टाइम डेरिवेटिव चाहिए y का विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि जब हमने 1 टाइम किया तो पावर 1 है, 2 टाइम में पावर 2 है, 3 टाइम में पावर 3 है, तो 6 टाइम में क्या हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगा, यानी कि m टू द पावर 6 e टू द पावर mx हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया d6y/dx⁻6 की, यानी कि m टू द पावर 6 e टू द पावर mx को, एंड देन यहाँ पे e टू द पावर mx यानी कि y की वैल्यू भी हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। ओके, तो यहाँ से देखो, अब जब हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट करी तो यहाँ से e टू द पावर mx तो मेरे पास में डायरेक्टली क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से मैं जब इसको इक्वेट करूंगा, इसको जीरो की तरफ भेज दूंगा e टू द पावर mx को, तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, फाइनली ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी आ जाएगी m टू द पावर 6 प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमें जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसके रूट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास में ये एक इक्वेशन है जिसकी पावर हमारे पास में 6 है मैक्सिमम। ओके, तो मेरे को फाइंड करनी है इसके रूट्स, ऑक्सिलरी इक्वेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आप जो भी कह लीजिए इसको। तो देखो m टू द पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप एल्जेब्रिक इक्वेशन से सॉल्व करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करना चाहेंगे, m टू द पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो मैं यहाँ पे इसको m² की होल पावर 3 अगर कंज्यूम करता हूं तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा कि ये मेरे पास में a³ प्लस में b³ का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उससे टूट सकता है। कहने का मतलब है कि अगर ये है m टू द पावर 6 है तो यहाँ पे इसको भी क्यूब की फॉर्म में हम इसको शो कर सकते हैं, यानी कि 1 का क्यूब। तो यहाँ पे a³ प्लस में b³ यानी कि a³ प्लस b³ हमारे पास क्या होता है,
ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। अगर हमारे पास में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कहीं पर बनता है तो वो भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। जब हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करेंगे तो ए माइनस बी आएगा इनिशियली, एंड देन जब हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करेंगे तो ए प्लस बी आएगा इनिशियली, एंड इसके जो स्टार्टिंग में हमारे पास साइन आया उसका जस्ट ऑपोजिट साइन आएगा अगले ब्रैकेट में। यानी कि अगर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात कर रहा हूँ, ए माइनस बी मल्टीप्लीकेशन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर होगा, बट ए क्यूब प्लस में बी क्यूब की बात करूंगा तो ए प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस में बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होएगा। ओके, सो इतनी बात समझ में आती है। अब यहां से हम जब आगे जाएंगे तो यहां से एम स्क्वायर प्लस में 1 आ जाएगा एक तो मेरे पास में, एंड दूसरा जो आएगा वो आएगा एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि m टू द पावर 4, एंड यहाँ पे जब प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा m टू द पावर 4 माइनस एम स्क्वायर प्लस में जो हमारे पास b है उसका स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, तो यहां से ये इक्वेट हो जाएगा 0 के। अब देखो यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस 1 को जब हम इक्वेट करेंगे 0 के तो एम स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि m इक्वल टू माइनस का 1 जब रूट में होगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा -1 रूट को हम क्या बोलते हैं प्लस माइनस आयोटा निकल के आएगा यहाँ से बाहर, तो मेरे पास में एम स्क्वायर यानी कि यहाँ से आएगा m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, जिसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया है। ओके, तो देखो अब यहां से जो दूसरा हमारे पास में रूट निकालना है वो रूट निकालना है इसका m टू द पावर 4 माइनस में एम स्क्वायर प्लस में 1 को जब हम इक्वेट करेंगे 0 के, तब इसके जो अनदर रूट्स है वो क्या क्या आएंगे। जब हमारे पास m की पावर 6 है तो हमें यहाँ पे क्या मिलने चाहिए 6 रूट्स मिलने चाहिए, जिनमें से 2 मेरे को मिल चुके हैं, अब 4 मेरे पास में पेंडिंग है। ओके, तो उनको हम किस तरह से निकालेंगे चलिए बताता हूँ। सो देखिए यहाँ से m टू द पावर 4 माइनस एम स्क्वायर प्लस 1 को इक्वेट कर दिया है 0 के। अब देखो यहाँ से m टू द पावर 4 प्लस 1 को अगर मैं इक्वेट कर दूं m स्क्वायर के, तो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि बोथ साइड्स अगर हम m स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो मेरे पास में एक अच्छी सी फॉर्म यहाँ पे बन रही है, जहां से हम इजीली इसके जो रूट्स है रिमेनिंग वो रूट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे कि देखो अगर हम दोनों साइड m स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास में ये तो आ जाएगा m स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस में 1 अपॉन में m स्क्वायर, और ये इक्वेट हो जाएगा 1 के। कहने का मतलब है कि जब हमने m स्क्वायर से इक्वेट किया और वो हमारे पास 1 के डिनोमिनेटर में m स्क्वायर जा रहा है, तो हमें यहाँ पे ये भी एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि हमारा जो m है वो डजेंट इक्वल टू 0 है, या फिर m स्क्वायर है वो डजेंट इक्वल टू 0 है। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे अगर वो 0 के इक्वल हो जाता है तो हमारे पास में ये अनडिफाइन हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ से m स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में m स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ गया है 1 के इक्वल आ गया है, जिसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया है। अब देखो अगर मैं यहाँ से लेट करता हूँ m प्लस में 1 अपॉन में m को k के, m प्लस में 1 अपॉन में m हमने अज्यूम इसलिए किया क्योंकि m स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में m स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। तो जब हम m प्लस में 1 अपॉन m को k माना तो यहाँ पे देखो जब हम बोथ साइड्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab हो जाएगा, यानी कि m स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन में m स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लीकेशन m मल्टीप्लीकेशन में 1 अपॉन में m, यानी कि रिमेनिंग क्या रहेगा 2 रहेगा रिमेनिंग। तो मेरे पास में आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस में 2, एंड इक्वेट हो रहा है जब हमारे पास k है तो यहाँ पे k का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ से m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी k स्क्वायर माइनस 2k, जिसको हमने इक्वेशन 3 नाम दे दिया है। अब देखो यहाँ से m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में m स्क्वायर मेरे पास में 1 था, तो यहाँ से अगर मैं ये जो k स्क्वायर माइनस 2 है इसको अगर यहाँ रखता हूँ तो मेरे पास में k की एक वैल्यू मिलेगी। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इक्वेशन 2 में हमारे पास में k स्क्वायर माइनस 2 रखा जो कि इक्वेट हो रखा है 1 के ऑलरेडी, जहां से मेरे पास में k स्क्वायर होगा हमारे पास 3 के इक्वल, तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी हमारे पास में प्लस माइनस रूट 3 के। ओके, जिसको हमने इक्वेशन 4 नाम दे दिया है। अब जो हमने इक्वेट किया था, जो हमने लेट किया था m प्लस 1 अपॉन में m को k के, तो जब हमारे पास में k की वैल्यू आ गई है तो m प्लस में 1 अपॉन में m के लिए हम k की वैल्यू रख सकते हैं। कहने का मतलब m प्लस 1 अपॉन में m किसके इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3 के। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो m स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 3, यानी कि m स्क्वायर प्लस में 1 इक्वेट हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3 m के। तो जब हम प्लस माइनस रूट 3 m जो कि हमारे पास RHS में है उसको हम LHS में लेंगे तो जो प्लस माइनस रूट 3 था वो माइनस प्लस रूट 3 हो जाएगा। ओके, कहने का मतलब है कि यहाँ पे आ जाएगा m स्क्वायर माइनस प्लस रूट 3 m प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से मेरे पास में दो इक्वेशन मिल जाएगी, जब हम प्लस लेंगे एक बार तो जब हम माइनस लेंगे एक बार। तो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस रूट 3 m प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0 मेरे को दो रूट्स देगा, एंड m स्क्वायर प्लस में रूट 3 m प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 मेरे पास अनदर दो रूट्स देगा, यानी कि 2 2 4 हो गए और 2 हमने ऑलरेडी निकाल लिए, 6 हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो देखो यहाँ से जब हम निकालेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करके तो मेरे पास में m इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a जो कि हमारे पास फॉर्मूला होता है
वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें रखता हूं इसकी वैल्यूज तो मेरे पास में m इज इक्वल्स टू माइनस का b यानी कि x के कोफिशिएंट हमारे पास में, यानी कि m का कोफिशिएंट, तो मेरे पास में माइनस का रूट 3 हो जाएगा ये b की जगह, और माइनस हमारे पास एज इट इज बाहर रहेगा, प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि माइनस के रूट 3 का होल स्क्वायर यानी कि 3 आ जाएगा, माइनस 4ac। ओके, सो माइनस में 4a का वैल्यू हमारे पास में यानी कि m स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, c का वैल्यू यानी कि हमारे पास में जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 1 है। सो यहाँ पे मेरे पास में आएगा फाइनली 3 माइनस 4 यानी कि माइनस का 1 रूट के अंदर, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा यानी कि प्लस माइनस आयोटा हो जाएगा वो हमारे पास। ठीक है, सो यहाँ पे प्लस माइनस ऑलरेडी बाहर था ही, यहाँ पे आयोटा आ जाएगा। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, -1 अंडर रूट। ओके, तो देखो यहाँ पे मेरे पास में रूट 3 हो जाएगा प्लस का, प्लस माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास में दो रूट्स आ चुके हैं, एक बार प्लस लेंगे साइन, एक बार माइनस लेंगे, जिसको हमने इक्वेशन 5 नाम ले दिया है। अब इसी तरह से आप लोग यहाँ पे माइनस लिया था, यहाँ पे प्लस लेके आप लोग साइन सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में फाइनली जो वैल्यू आएगी m इज इक्वल टू माइनस का रूट 3 प्लस माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, यानी कि दो रूट्स हमें यहाँ से मिल गए, दो रूट्स यहाँ से मिल गए। फाइनली हमें इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के 6 रूट्स जो है वो मिल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन है उसके लिए किस तरह से, जब हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में इमेजिनरी रूट्स निकल के आते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन किस तरह से लिखा जाता है वो बताया जाएगा। सो अब हमने इक्वेशन 1, 5 एंड 6 से यहाँ पे m की जो वैल्यूज निकल के आई थी वो रख दी है। यहाँ पे 0 प्लस माइनस आयोटा है, यहाँ पे प्लस माइनस आयोटा को हम इसी तरह से कंसीडर करेंगे ना कि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट तो है बट रियल पार्ट मिसिंग है, इट मीन्स उसकी वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे 0 प्लस माइनस आयोटा एज इट इज m इज इक्वल टू रूट 3/2 प्लस माइनस आयोटा बाई 2, यानी कि ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, इसी तरह से ये हो गया। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन व्हेन इमेजिनरी रूट्स होते हैं तब हमारे पास में फॉर पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स क्या होता है, a प्लस माइनस आयोटा b के लिए इसके रूट्स को किस तरह से सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखा जाएगा वो देखिएगा। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल e⁴ax, यानी कि जो हमारे पास में a है क्या है, रियल पार्ट। सो यहाँ पे x का कोफिशिएंट होएगा a एंड देन ब्रैकेट में c1 एंड c2 के साथ में मल्टीप्लाई होगा sin bx एंड cos bx। b हमारे पास क्या है, आयोटा कोफिशिएंट, यानी कि हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या है। ओके, सो cos bx प्लस में c2 sin bx। यहाँ पे c1 एंड c2 हमारे पास में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे अब हम इनकी फॉर्म में अगर मैं इन सभी को लिखूं, इन सभी के लिए, सभी पेयर्स के लिए जो हमारे पास कॉन्जुगेट पेयर्स है इनके लिए सॉल्यूशन लिखता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, CF की वैल्यू e⁴0x होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका रियल पार्ट क्या है, 0 है। तो e⁴0x c1 cos x प्लस में c2 sin x, क्योंकि आयोटा कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ओके, तो c1 cos x प्लस में c2 sin x। इसी तरह से यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, रूट 3/2, यानी कि e⁴√3/2x हो जाएगा। एंड यहाँ पे c1 c2 तो हो चुका था, तो c3 cos जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1/2, यानी कि cos x/2 प्लस में c4 sin x/2। इसी तरह से अगेन यहाँ पे हमारे पास में जो इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट है इनके कोफिशिएंट देख लीजिए, तो यहाँ पे माइनस का रूट 3/2 है, यानी कि e⁻√3/2x एंड देन जब c4 तक आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो चुके थे तो c5 cos x/2 एंड देन c6 sin x/2। सो यहाँ पे c1 c2 c3 c4 c5 c6 क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो देखो यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा e⁴0x तो 1 ही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या हो जाएगा, CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो निकल के आएगा जो हमारे पास में वो आएगा कुछ इस तरह से। ओके, सो ये हमारे पास में फाइनली हो चुका है इसका हाफ पार्ट सॉल्व। अब हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को किस तरह से सॉल्व किया जाता है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, सो अब देखिएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जो है हम किस तरह से निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो यहाँ पे जो हमारा Rx वाला टर्म है, यानी कि जो हमारे पास में जिसके कारण नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है, अगर यहाँ पे 0 होता तो वो क्या होती, होमोजीनियस इक्वेशन। बट ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, इट मीन्स यहाँ पे x का कोई भी एक फंक्शन है जिसके कारण ये इसको नॉन होमोजीनियस बना रहा है। तो इस वाले पार्ट को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सॉल्व करने से पहले। ओके, तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए यहाँ पे इस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को किस तरह से करेंगे आगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जो हमारे पास में y का विद रिस्पेक्ट टू x 6 टाइम डेरिवेटिव है, यहाँ पे एक चीज समझने की है कि हमारे पास में कैपिटल D जो हमारे पास में डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है वो होता है d/dx, इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ इस पूरे इक्वेशन को, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, d⁶ प्लस में 1 और y हमने बाहर ले लिया है कॉमन, एंड देन यहाँ पे इक्वेट हो जाएगा sin 3x/2 एंड sin x/2। ओके, सो यहाँ पे देखिएगा अब हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे।
यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करता हूं तो साइन 3x/2 साइन x/2 जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का 2 साइन ए साइन बी, वो हमारे पास में क्या होता है cos a माइनस बी माइनस में cos a प्लस बी। यानी कि अगर मेरे पास में साइन a साइन b है तो यहाँ पे मेरे पास में साइन a साइन b इक्वल हो जाएगा 1/2 cos a माइनस बी माइनस में cos a प्लस बी। सो यहाँ पे a मेरे पास में क्या है 3x/2 एंड देन b मेरे पास है x/2 यानी कि cos 3x/2 माइनस में x/2, तो यहाँ पे 3x माइनस x 2x हो गया, 2x/2 यानी कि x रह गया यहाँ पे रिमेनिंग। ओके, सो यहाँ पे रह गया 1/2 cos x एंड देन जब हम आगे जाएंगे माइनस का cos a प्लस b के लिए तो यहाँ पे आ जाएगा 3x/2 प्लस में x/2 यानी कि 4x/2 यानी कि 2x। सो यहाँ पे आ जाएगा cos 2x यानी कि 1/2 cos 2x हो जाएगा इसके इक्वल। ओके, अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास में एक जनरल फॉर्मूला है जिसकी बात की जाती है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए, वो हमारे पास में क्या होता है देखिएगा, जनरल फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पी आई यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो वो हमारे पास होगा पी आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एफ ऑफ डी यानी कि फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर जो कि हमारे पास में क्या है डी टू दी पावर 6 प्लस में 1 एंड देन ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा हमारे पास में आर एक्स। ओके, सो आर एक्स हमारे पास में क्या है, दो अलग अलग जिन टुकड़ों में हमने बांट लिया वो है हमारा आर एक्स। ओके, सो फाइनली अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल जब हमारे पास में किस टर्म में हो cos ऑफ ax प्लस में b या फिर sin ऑफ ax प्लस में b, यानी कि जो हमारा rx है वो यहाँ पे हमारा cos ऑफ ax प्लस में b की फॉर्म में है। cos ऑफ ax प्लस में b कहने का मतलब है कि जब हम cos x की बात करते हैं तो x का कोफिशिएंट हमारा a होगा एंड देन यहाँ पे x के साथ में कुछ नहीं है, ऑपरेटर के साथ में प्लस 0 ही होगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे cos ऑफ 1x प्लस में b। ओके, सो यहाँ पे x का मल्टीप्लीकेशन 1 है यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, एज इट इज माइनस में 1/2 cos में 2x जब है तो x का कोफिशिएंट 2 हमारे पास हो जाएगी a की वैल्यू एंड देन प्लस में 0 ही होगा। ओके, तो यहाँ पे ये b हो जाएगा 0। सो यहाँ पे जब हमारे पास में rx इक्वल होता है cos ऑफ ax प्लस में b या फिर sin ऑफ ax प्लस में b, तब हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए 1 अपॉन में फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर यानी कि फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर के होल स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर में आ जाएगा cos ऑफ ax प्लस में b इक्वेट होगा फंक्शन ऑफ माइनस का a स्क्वायर। कहने का मतलब है कि जब हम cos ऑफ ax प्लस में b को ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास में जो x का कोफिशिएंट है a उसका स्क्वायर का माइनस वाला टर्म रिप्लेस किया जाएगा डी स्क्वायर के साथ में। वापस से समझाता हूं, मैंने कहा कि जो हमारा cos ऑफ ax प्लस में b है उसमें x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, कहने का मतलब है यहाँ पे a है। ठीक है, तो a के स्क्वायर का माइनस का टर्म यानी कि माइनस का a स्क्वायर रिप्लेस करेगा जहां जहां पे आपका d स्क्वायर है डिफरेंशियल ऑपरेटर में। ओके, तो देखो यहाँ पे मेरे पास में एक कंडीशन होती है कि जो हमारे पास f ऑफ माइनस a स्क्वायर बनेगा, माइनस का a स्क्वायर जब हम रिप्लेस करेंगे d स्क्वायर की जगह पे, तब हमारे पास में जो डिफरेंशियल ऑपरेटर के फंक्शन में f ऑफ माइनस a स्क्वायर रखने पर हमारा वो जो है वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब अगर ये 0 के इक्वल आ जाएगा तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी और उसके लिए हम क्या करते हैं वो भी सेम क्वेश्चन में मैं बताऊंगा जहां पे हमारे पास में ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती वहां पे क्या किया जाता है। फिलहाल के लिए ये देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पी आई हमारे पास में आ जाएगा 1/2 जो हमारा फंक्शन है डिफरेंशियल ऑपरेटर का वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में यानी कि 1 अपॉन में डी टू दी पावर 6 प्लस में 1 एंड देन cos ऑफ ax प्लस में b यानी कि cos ऑफ x। सो x का कोफिशिएंट 1 है यानी कि a की वैल्यू हो गई 1, a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 एंड देन 1 के स्क्वायर का माइनस टर्म यानी कि -1 को हमें रिप्लेस करना है किसके साथ में, जहां जहां पे डी स्क्वायर है डिफरेंशियल ऑपरेटर के फंक्शन में वहां पे। ओके, तो यहाँ पे डी टू दी पावर 6 को अगर मैं देखूं तो डी स्क्वायर का होल क्यूब है, जैसा कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते टाइम भी आपको बताया था। ये क्या है, डी स्क्वायर का होल क्यूब है यानी कि डी स्क्वायर की जगह पे हम रखेंगे -1 तो -1 का होल क्यूब मेरे पास में क्या आ जाएगा -1 ही आ जाएगा। ठीक है, सो देखो -1 प्लस में 1 मेरे पास में क्या हो जाएगा 0। बट ये वाली कंडीशन, ये वाला पर्टिकुलर इंटीग्रल जब हमारे पास cos ax प्लस में b इस फॉर्म में हो तब हमारे पास में जो कंडीशन थी फुलफिल करने के लिए डिनोमिनेटर में f ऑफ माइनस a स्क्वायर डजंट इक्वल टू 0 होना चाहिए था, वो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो चुकी है, इनवैलिडेट हो चुकी है। कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे इस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में हुआ कैंसिल। अब बात करते हैं कि यहाँ पे मेरे पास में जब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है तब हम इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हमारे पास में 1/2 जो माइनस का है एंड देन 1 अपॉन में डी टू द पावर 6 प्लस में यहाँ पे 1 है एंड जो न्यूमरेटर में है वो क्या है cos 2x है। 2x मतलब x का कोफिशिएंट 2 यानी कि a का वैल्यू हमारे पास में क्या हो गई है 2। अब देखो
2 का हमारे पास में स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 एंड देन इसका माइनस का टर्म यानी कि माइनस का a स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का 4। तो माइनस के 4 को हमें रिप्लेस करना है डी स्क्वायर के साथ में, तो हमारे पास में डी स्क्वायर का होल क्यूब है यानी कि माइनस के 4 का भी हमें क्या करना पड़ेगा होल क्यूब करना पड़ेगा। तो मेरे पास में माइनस 4 का होल क्यूब क्या हो जाएगा माइनस का 64 प्लस में 1, तो मेरे पास में क्या आएगा माइनस का 63। कहने का मतलब यहाँ पे हमारे पास में फुलफिल हो चुकी है कंडीशन, यहाँ पे हमारे पास में 0 के इक्वल नहीं आया, तो ये हमारे पास में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास में माइनस का 1/2 एंड देन 1 अपॉन में माइनस का 63 एंड देन न्यूमरेटर में आ जाएगा cos का 2x। ओके, सो यहाँ पे जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 1 अपॉन में 126। ठीक है, सो ये हमारे पास में हो चुका है इसका आधा सोल्व। अब जैसा कि मैंने कहा था कि अगर ये इक्वल टू 0 हो जाता है उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपको जो हमारे पास में फंक्शन है किसका डिफरेंशियल ऑपरेटर का, उसको वन टाइम डिफरेंशिएट कर देना है। यानी कि हमारे पास में d⁻6 + 1 का हमें वन टाइम डिफरेंशिएशन कर देना है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 6 d⁵ एंड देन जब हम 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे जब हमारे पास करेंगे इसका डिफरेंशिएशन तो मेरे पास आएगा 6 d⁵ प्लस में 0। अब ये तो हुई एक बात। सेकेंड कंडीशन में क्या करना है कि आपने जब वन टाइम डिफरेंशिएट किया डिफरेंशियल ऑपरेटर के फंक्शन का तो आपको न्यूमरेटर में वन टाइम मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा x का। ओके, तो देखो अगर मैं इसको समराइज करूं तो हमारे पास में देन क्या करना रहता है 1 अपॉन में फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर डी स्क्वायर की टर्म में मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर में cos ax प्लस में b क्या हो जाएगा x, वन टाइम मल्टीप्लिकेशन जैसा कि मैंने कहा इन न्यूमरेटर एंड देन डिवाइड में यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास में जो डिफरेंशियल ऑपरेटर का स्क्वायर की टर्म में टर्म था उसका वन टाइम डेरिवेटिव निकाल देना है और इसमें डी स्क्वायर की जगह रिप्लेस कौन होगा माइनस का ए स्क्वायर होगा। ओके, एंड देन ए हमारे पास में क्या है एक्स का कोफिशिएंट जो कि हमारे पास न्यूमरेटर में cos x है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे अब मेरे पास में यहाँ पे cos x है यानी कि 1 है। ओके, ए का कोफिशिएंट मतलब कि x का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो यहाँ से 6 d⁵ जब आ गया है x से मल्टीप्लाई हमने ऊपर कर दिया है न्यूमरेटर में, तो मेरे पास में d⁵ को मैं d स्क्वायर एंड d की टर्म में रख देखता हूं। ठीक है, तभी तो d⁵ बन रहा है, तो हम d स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे माइनस का 1। सो माइनस का 1 जब हमने यहाँ रखा तो मेरे पास में -1 हो जाएगा ये तो। ओके, यानी कि प्लस का 1 ही आएगा एंड मेरे पास में रिमेनिंग क्या रह जाएगा d रिमेनिंग रह जाएगा। अब आपको तो केवल जो हमारा डी स्क्वायर का टर्म था उसी की जगह रखना था, अब d रह गया, तब हम क्या करेंगे वो भी बताता हूँ। चलिए, सो देखिए यहाँ पे मैंने फाइनली वापस से लिख दिया है pi = x/2 1 अपॉन में 6 d⁵ था यानी कि d स्क्वायर एंड d एंड देन cos x प्लस में 1 अपॉन में 126 एंड देन cos 2x। सो देखो यहाँ पे d स्क्वायर की जगह हमें रखना है माइनस का 1 स्क्वायर। अब देखो मैंने यहाँ पे माइनस का 1 का होल स्क्वायर लिख दिया क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे पास a की वैल्यू 1 थी तब तो ये सही हो जा रहा है, बट मैंने यहाँ पे ये चीज इसलिए लिखी है आपको बताने के लिए कि माइनस के 1 का होल स्क्वायर एंड -1 स्क्वायर दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, माइनस के 1 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस का 1, बट -1 का स्क्वायर है। ठीक है, माइनस अलग है 1 का स्क्वायर अलग है, सो यहाँ पे -1 होगा यहाँ पे -1 होगा, बट ये +1 है। ठीक है, तो ये होगा -1 स्क्वायर यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करके तो +1 ही आ जाना है। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास में d रिमेनिंग रह गया था जैसा कि हमने लास्ट पेज पे बात किया था। अब देखो 1 अपॉन में d cos x रिमेनिंग रह गया, तो हम जब 1 अपॉन में d को ऑपरेट करेंगे तो किस तरह से होता है ये वाली चीज, ये देख लीजिएगा। 1 अपॉन में d f(x) हमारे पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ f(x) विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि cos x का वन टाइम इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा जब हमारे पास में डिनोमिनेटर में d होगा सिंगल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा cos x का इंटीग्रेशन sin x। सो फाइनली मेरे पास में जो pi आया है वो आया है x/12 मल्टीप्लिकेशन sin x प्लस में 1/126 साइन में cos में 2x, जो कि हमारे पास में इक्वेशन 8 है। अब इक्वेशन 7 में हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला था, इक्वेशन 8 में हमने pi निकाल लिया। सो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन होता है नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो हमारे पास क्या होता है y = cf प्लस में pi, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखो यहाँ पे cf की वैल्यू हमने रख दी है एज इट इज एंड देन pi की वैल्यू भी हमने रख दी है एज इट इज। तो यहाँ पे फाइनली ये हमारे पास में कंप्लीट सॉल्यूशन आया है नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो ये है हमारा आज की वीडियो का आंसर। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी क्लास में अपने पेज के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सेम वीडियो की आपको नोट्स की फॉर्म में यहाँ पे आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगे इनके नोट्स भी, और साथ ही साथ इसी के साथ काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं उनको भी मैंने इसी तरह से
नोट्स की फॉर्म में, शॉर्ट्स की फॉर्म में अप्लाई कर रखा है यहाँ पे, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।